मेरी बात सुनो एक बार, आज शुरू से एंड तक चैप्टर रिकॉल करा रहा हूं। यहां देखो जल्दी से, शुरुआत करी थी बजट से। बजट की डेफिनेशन, बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट विच शोज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस ड्यूरिंग अपकमिंग फाइनेंशियल। ये नहीं चल रहा क्या? ऑन कर दो ना, किसी ने बंद कर दिया होगा बटन। ऐसे ही बैठे हो, बड़े अच्छे वो लोग हैं यार, वाह, बचपन से ही हॉट है तू। चलो मेरी बात सुनो। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि बजट एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि साल भर में सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पे सरकार खर्च, क्योंकि अब हम बजट पढ़ चुके तो आपको पता चली गया कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट से कि कैपिटल रिसिप्ट से, कहाँ कहाँ पे पैसा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, उसे बजट बोलते हैं। बजट में 3 साल का डेटा होता है, फ्यूचर एस्टीमेट ऑफ अपकमिंग ईयर, एक्चुअल एस्टीमेट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड रिवाइज एस्टीमेट ऑफ प्रीवियस ईयर के 2 एस्टीमेट होते हैं, एक्चुअल और रिवाइज। एक्चुअल मतलब सरकार ये बताती है कि पिछले साल हमने कहा था बजट में इतना 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 खर्चा होगा, और रिवाइज एस्टीमेट में बताती है इतना 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 हो गया, क्योंकि बजट फरवरी में आता है और पिछले साल बजट फरवरी में आया था। पिछले साल जो फरवरी में बजट आया था उसने कहा था अप्रैल से मार्च तक का डेटा दिया था हमें, तो अब क्योंकि फरवरी चल रहा है तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक जो हमने रखा था और जो एक्चुअल में हुआ, अब हमें दोनों ही पता चल चुके हैं, तो हम दोनों को एक तरीके से वो एस्टीमेट पता लगा सकते हैं कि हमारा बजट कितना सटीक था। तो इसलिए हम एक्चुअल एस्टीमेट भी रखते हैं और रिवाइज एस्टीमेट भी रखते हैं, और उन दोनों का वेरिएशन। ये तो सब पुरानी बातें, पिछली बातें। मेन होता है बजट जिसमें रखे जाते हैं फ्यूचर एस्टीमेट। ये होता है बजट जो हमें बताता है कि अब एक्चुअल में क्या क्या होगा। आगे उसके बाद आप लोगों को बताई थोड़ी सी हिस्ट्री कि बजट जो है वो लोकसभा में आता है, 1 फरवरी को आता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आता है, ठीक है, वहाँ बैठना, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आता है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है पहले लोकसभा में बजट प्रेजेंट करता है और उसके बाद राज्यसभा में। फरवरी में जब बजट आता है तो उस सेशन को भी बजट सेशन कहा जाता है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने चलता है सेशन, तो उस सेशन को भी क्या कहा जाता है? बजट सेशन। मतलब ये 3 महीने किसकी चर्चा होगी? बजट की चर्चा होगी। इट इज़ अ बजट सेशन। चलो ये बात भी हम लोगों ने कर ली। इसके बाद आप लोगों को बजट के ऑब्जेक्टिव बताए। पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बताया बजट हमें ये बताता है कि साल भर में भारत सरकार कहाँ कहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोलेगी, और किसी भी देश की ग्रोथ डिपेंड करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। ये बात जरूर लिखोगे तुम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ही ग्रोथ डिपेंड करेगी। हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा ये किससे पता चलेगा? कि सरकार कहाँ इन्वेस्ट करेगी और कहाँ कहाँ आपको सेव करने के मौके देगी। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही 2 पिलर्स है ग्रोथ के। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किससे पता चलती है? बजट से। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ये भी बजट से पता चलता है। सरकार बजट के माध्यम से बताती है कि हम लोग रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलेंगे। ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट छुपा हुआ है, तो बजट से पता चलता है कि सरकार कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ये भी बात हो गई। तीसरी बात बताई थी रिसोर्स अलोकेशन। सरकार बजट के माध्यम से ये बताती है कि वो रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ अलोकेट करे। सरकार ये बताती है कि भैया हम इन सेक्टर्स पे टैक्स लगा के पैसा लेंगे और इन सेक्टर पे खर्च करेंगे। तो पता चल गया अलोकेशन ऑफ रिसोर्स कि हमने कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज को अलोकेट किया। तीसरा। चौथा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इक्वालिटी। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, थोड़ा विशेष ध्यान देके पढ़ाए थे आपको, ठीक है। यहाँ देखो मेरी तरफ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार बजट से स्टेबिलिटी लाती है। कैसे स्टेबिलिटी लाती है? इकोनॉमी में 2 तरह के मोड्स होते हैं, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। जब डिप्रेशन का समय आता है तो सरकार डेफिसिट बजट लाती है। कौन सा बजट लाती है? डेफिसिट बजट में सरकार आप पे खर्च ज़्यादा करती है और आपसे पैसे कम लेती है। रिसिप्ट कम और एक्सपेंडिचर। जब सरकार आप पे खर्च ज़्यादा करेगी और आपसे पैसे कम लेगी तो अपने आप आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप खर्च ज़्यादा करोगे, खर्च ज़्यादा करोगे, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस तरीके से डिप्रेशन खत्म होता है। कोशिश करते हैं
ऐसा नहीं कि आज बजट आया और कल डिप्रेशन खत्म हो गया, धीरे 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 ये साइकिल चलती है, लेकिन कभी ना कभी तो इकोनॉमी डिप्रेशन से, इन्फ्लेशन से बाहर आना इतना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो चलता ही रहता है। आज हम लोगों ने एक लिमिट तय कर रखी है कि 6% तक इन्फ्लेशन हम झेल सकते हैं, 6% से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए खतरा है थोड़ा। अभी 7.2 के आसपास चली गई हमारी इन्फ्लेशन रेट, कितनी हो गई, मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो वो अब 107 की हो गई, इसे बोलते हैं 7% इन्फ्लेशन। तो 7.2 तक अभी हमारी जा चुकी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस डिस्टर्बेंस पैदा हमारी इकोनॉमी के लिए कर, अगर इसको समय पे काबू पे नहीं किया गया तो। खैर, इन्फ्लेशन भी बजट से कंट्रोल होता है। कैसे? इन्फ्लेशन में सरकार सरप्लस बजट लाती है। कौन सा बजट? सरप्लस बजट वो होती है जहां सरकार आपसे रिसिप्ट ज्यादा लेती है और आप पे एक्सपेंडिचर, आपसे रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, उससे क्या होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने से डिमांड, और डिमांड कम होने से आप लोग खर्चा कम करोगे, और धीरे धीरे डिमांड कम होने से प्राइस भी धीरे धीरे, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ये जितना मैं डीप में बार बार समझाता हूं ना, टेस्ट में मुझे उतना ही चाहिए, एक वर्ड भी कम नहीं, एक वर्ड भी ज्यादा नहीं। स्टेबिलिटी में कोई वो नहीं, जो बताया है वो के वही, कुछ ठोकोलॉजी नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, ये चीज़ बताइए, ये कि यही मुझे कॉपी में चाहिए, स्टेबिलिटी। और इक्वालिटी में भी सरकार बजट से इक्वालिटी लाती है। कैसे लाती है? इसमें सिंपल है, सरकार रिच सेक्शन पे टैक्स इंपोज करती है, टैक्स का पैसा आता है, पुअर सेक्शन को पे ऊपर स्पेंड करती है। पुअर सेक्शन पे आप जितना स्पेंड करोगे वो इतना पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे, और रिच सेक्शन से जितना पैसा लोगे उनका टैक्स के जरिए से उनकी रिसिप्ट धीरे धीरे कम होंगी, उनकी इनकम कम होगी, उनकी इनकम कम होगी, इधर इनकी इनकम बढ़ेगी, तो इससे रिच और पुअर का गैप धीरे धीरे कम होगा। खत्म तो हो नहीं सकता, कम होगा ही लिखोगे आप, कि इससे सरकार रिच और पुअर के गैप को कम करने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे पढ़ाए थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस और ट्रांसपेरेंसी। यहां देखो जल्दी से, पब्लिक एंटरप्राइजेस में बताया था सरकार बजट के माध्यम से अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करती है। हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस जहां पे सरकार ने पैसा लगा रखा है, रेलवे हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस है, भारत पेट्रोलियम हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस है, एयर इंडिया हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस था। ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम कैसे कंट्रोल करें, ये सरकार बताती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इनके ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ मोनोपोली क्रिएट होने से बचा रहे हैं, ये सब सरकार अपने बजट में बताती है। और लास्ट, सरकार बजट के माध्यम से अपनी ट्रांसपेरेंसी प्रूव करती है। क्या प्रूव करती है? बजट से बताती है, अपने क्रिटिक्स को जवाब देती है सरकार। कोई अगर ये बोले कि आपने अच्छा काम नहीं किया या आप पैसे खा गए, तो सरकार बजट के माध्यम से उन्हें जवाब देती है कि भाई साहब यहाँ से पैसा आया और यहाँ पे खर्च हुआ है, आपके सामने ये पूरा चिट्ठा है। तो सरकार की ऑनेस्टी प्रूफ करने का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या है? बजट। बजट से बड़ा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए बजट का बहुत इंतजार होता है और बहुत सोच समझ के बजट बनाया जाता है। ये हुआ बजट का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया 2 गुड्स, प्राइवेट गुड्स और, देखते जाना बराबर, रिवीजन आपका है। किसका है? आपका। किसका? आपका। किसका? हाँ, ठीक है। 2 तरह के गुड्स के बारे में बताया था आपको मैंने, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर अवेलेबल थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, और पब्लिक गुड्स वो है विच आर नॉट अवेलेबल थ्रू मार्केट, जो मार्केट मैकेनिज्म से अवेलेबल हो जाए, जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाए, वो प्राइवेट गुड्स। जो मार्केट मैकेनिज्म से अवेलेबल ना हो, जो हमें मार्केट में इजीली ना मिले, वो पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स का बेनिफिट उसी को मिलता है जो उसके लिए पे करता है, पब्लिक गुड्स का बेनिफिट सबको मिलता है, आप उसके लिए पे करो या ना करो। प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कपड़े, खाना, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। एंड पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है रोड, ब्रिज, कैनाल, जो सरकार आपको देती है, आप अपने पैसों से नहीं खरीदते, ठीक है, नॉट इजीली अवेलेबल इन मार्केट। कौन देता है आपको? सरकार। और इसका बेनिफिट सब उठा सकते हैं जो इसके लिए पे करे या। और एग्जाम्पल दिया था कि एक फ्री राइडर का, फ्री राइडर वो बंदा होता है जो पब्लिक गुड्स का बेनिफिट तो ऑब्टेन करता है लेकिन वो उसके लिए कुछ भी पे नहीं करता, वो फ्री राइडर होता है। कौन होता है? इंडिया में फ्री राइडर मुश्किल ही मिलेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पे, डायरेक्ट टैक्स भले पे नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हो सुबह से शाम तक जिस पे जीएसटी लगता है,
और कुछ खरीदो ना खरीदो, पेट्रोल डीजल तो डलाते हो गाड़ी में, उस पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स लग ही रहा है। खाना वाना खाते हैं अपन, अच्छे होटल में जाते हैं, अच्छे नहीं तो मीडियम होटल में भी जाते हैं, वहाँ भी आजकल 5% GST लगने लग गया है। बिल देखा करो, कभी भी बिल मिले तो। कपड़े वपड़े खरीदो, उसका भी बिल देखा करो, उस पर भी GST लगने लग गया है। अब जूतों पे भी सरकार ने 1000 रुपये से ऊपर का जो भी जूता खरीदोगे उस पर GST लगेगा, 1000 रुपये से कम पे नहीं लगेगा। तो ऑलमोस्ट कर करके इनडायरेक्ट टैक्स तो हम सब पे करते ही हैं। तो हम में से तो अभी कोई भी फ्री राइडर नहीं है। एक गरीब व्यक्ति, एक बहुत ही गरीब तबके का व्यक्ति जो कभी होटल में नहीं गया, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में। क्योंकि हमें क्या, इंडिया वही पता चलता है जिससे हम मिलते हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। आज भी 20 करोड़ के आसपास लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं मतलब सरकार ने पॉवर्टी लाइन 10,000 रुपये फिक्स करी है, तो 10,000 रुपये भी वो नहीं कमाते। हमने फिक्स करा है कि इतने तो कमाओ कम से कम, ये पॉवर्टी लाइन है। तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है 20 करोड़ लोग, मतलब वो 10,000 रुपये भी नहीं कमाते महीने के, तो उससे भी नीचे है। 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, या 6 हज़ार रुपये कमाते हैं, 7 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो उनको बेसिक एमिनिटीज़ कहाँ से मिलेंगी, और उनको जो बेसिक चीज़ें मिलती है उन पे नहीं लगता GST। तो एक तरीके से वो अभी फ्री राइडर के स्लैब में आ सकते हैं। खैर, ये एक और बात हुई हमारी। फिर मेरे बच्चों, मैंने आपको बजट पढ़ाना शुरू किया। 2 तरह के एक्सपेंडिचर बताए और 2 तरह की रिसिप्ट बताई। सबसे पहले बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट की, और फिर बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने आपको बताया नाइदर नॉर। क्या बताया? नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मतलब ये वो रिसिप्ट है जो एसेट को कम भी नहीं करती, और मेरी भाषा में बोले तो सबसे प्यारी रिसिप्ट, सबसे अच्छी रिसिप्ट, ठीक है। इससे अच्छी कोई रिसिप्ट नहीं है। ये एसेट को कम भी नहीं कर रही, लाइबिलिटी को फिर भी पैसा आ रहा है। एसेट कम भी नहीं हो रही, लाइबिलिटी बढ़ भी नहीं रही, फिर भी पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसा आता है? या तो टैक्स से या नॉन टैक्स से। बहुत बार रिकॉल किया हमने, जल्दी जल्दी देखेंगे। टैक्स मैंने आपको 2 प्रकार के पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसकी लाइबिलिटी और बर्डन एक ही पर्सन पे आती है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी लाइबिलिटी और बर्डन अलग अलग पर्सन पे आता है। डायरेक्ट टैक्स एक प्रकार का अनअवॉइडेबल टैक्स है, उसे अवॉइड। डायरेक्ट टैक्स एक तरह का अनअवॉइडेबल टैक्स है, उसे अवॉइड। इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकते हो, और बताया था इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड किया जा सकता है उन चीज़ों को इग्नोर करके जिन चीज़ों पे GST या इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज, जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उन चीज़ों को कंज्यूम मत करो। उन चीज़ों को कंज्यूम करो जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। लेकिन इनकम टैक्स को कैसे इग्नोर करोगे, कैसे अवॉइड करोगे? इनकम टैक्स तो आपकी इनकम पे लगता है, और जो चीज़ इनकम पे लगती है तो कमाऊंगा तो सही में, और जैसे जैसे कमाऊंगा वैसे वैसे टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। ये भी बताया था डायरेक्ट टैक्स एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके का रिग्रेसिव है। ये कल भी मैंने चर्चा करी, उससे पहले भी 2-1 बार चर्चा करी। प्रोग्रेसिव मतलब इनकम टैक्स इनकम बढ़ने के साथ इंक्रीज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इनकम बढ़ने के साथ इंक्रीज नहीं होता, या तो डिक्रीज होता है या सेम रहता है, लेकिन इंक्रीज तो नहीं होता, इसलिए ये क्या है? रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब बातें हम लोगों ने करी, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को नॉन टैक्स रिसिप्ट पढ़ाई। नॉन टैक्स रिसिप्ट में मैंने आपको फिर 6 पढ़ाई, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एसेट, कमर्शियल रेवेन्यू, स्पेशल असेसमेंट और ट्यूशन फीस। इस तरीके से 5-6 चीज़ मैंने नॉन टैक्स में पढ़ाई। ये भी वो चीज़ें थी जो एसेट को कम नहीं करती, लाइबिलिटी को बढ़ाती भी नहीं है, और ये भी एसेट को कम नहीं करती, लाइबिलिटी को। इसलिए टैक्स और नॉन टैक्स दोनों किस में आते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर मैंने आपको पढ़ाई कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे मैंने बताया आप नाइदर की जगह लगाओगे आइदर और। ये या तो एसेट को कम कर देगी या लाइबिलिटी को बढ़ा देगी, मतलब ये उतनी अच्छी रिसिप्ट नहीं है। ये या तो एसेट को या लाइबिलिटी को, जैसे आपको कहा एयर इंडिया बेच के 35,000 करोड़ आए, तो 35,000 करोड़ पड़े पड़े अच्छे तो बहुत लग रहे होंगे, वाह 35,000 करोड़, बट वो 35,000 करोड़ में हमारी एक प्यारी सी एसेट चली गई, एयर इंडिया चला गया, ठीक है। तो ये हमारी एसेट को कम कर देगी। अभी कोविड में अगर मान लो 10,000 करोड़ हमें वर्ल्ड बैंक दे देता है कि चलो भैया यहाँ पे भी गरीबी है, लोग भूखमरी होंगी, इतना लॉकडाउन लगा, और वैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे ही लॉकडाउन लगाया था। ये तो आप देखो, हम लोगों ने जब लॉकडाउन लगाया तब इतने कोई खास केस वेस थे नहीं। तो वर्ल्ड का भी क्या होता है, प्रेशर होता है, जब दुनिया से कोई चीज़ करती है तो हमें भी थोड़ा करना पड़ता है। तो हम लोगों ने लगा तो दिया, फिर हमने कहा भाई हमारे यहाँ मजदूर बहुत है, ये है वो है, तो वर्ल्ड बैंक से हमें ऐड मिली, बहुत सारा पैसा मिला, ठीक है। वो तो फ्री में मिला ना अगर, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि चुकाना ही नहीं है। लेकिन अगर चुकाना पड़ेगा तो हमें कुछ पैसा फ्री में भी मिला वर्ल्ड बैंक से, जो हमें चुकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगा?
सर कैसे पहचानेंगे? वो ऐसे लिखेगा, एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, AID, एड मतलब मदद। तो अगर वो बोले एड वर्ल्ड बैंक से मदद मिली हमें, तो वो क्या है? और वो बोले लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन, तो फिर कैपिटल। समझे मेरे प्यारे बच्चों? ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है या एसेट को कम करता है। कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल। इसमें जल्दी जल्दी देखो मेरी तरफ, 7 पढ़ाई थी, 2 ऐसी पढ़ाई थी जिससे एसेट कम होता है, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। कितनी? एसेट, लोन की रिकवरी करी तो एसेट कम हो गई क्योंकि लोन हमारी एसेट है, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हमने अपनी एसेट्स को बेच दिया तो उससे भी एसेट। और 5 ऐसी पढ़ाई थी जिससे लाइबिलिटी बढ़ती है, मार्केट बोरोइंग, पब्लिक से बोरो करते हैं, अदर बोरोइंग, स्मॉल सेविंग, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के फंड, प्रोविडेंट फंड, अदर रिसिप्ट। ऐसे सरकार तुम लोग को दिखे भैया इन चीज़ों से सरकार की लाइबिलिटी बढ़ रही है, अब वो भले टेलीकॉम में से पैसा निकाल लो आप, या आप स्मॉल सेविंग में से निकाल लो, प्रोविडेंट फंड में से निकाल लो, सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो हर जगह से पैसा निकाल लेती है। वो सब पैसा निकालने से क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ना एक प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ, ये भी हो गया। और कल हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी पढ़ लिया था, बजट का, सॉरी, बजट के एस्पेक्ट्स में लास्ट चीज़ पढ़ी थी कल, एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे भी 2 एक्सपेंडिचर पढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू आते ही क्या आना चाहिए? नाइदर नॉर, और कैपिटल आते ही बस बात की चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ एसेट कम की जगह लाइबिलिटी कम की जगह, सॉरी, बढ़ने की जगह, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, सही लिखा है क्या? सही है ना? ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। जैसे मैंने कहा था रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी प्यारी रिसिप्ट है, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे गंदे खर्चे हैं, गंदे खर्चे। ये ना तो एसेट को बढ़ा रहे हैं ना लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो ये कोई इतने अच्छे खर्चे एसेट को बढ़ा भी नहीं रहे, लाइबिलिटी को कम भी नहीं कर रहे। ये है प्यारे एक्सपेंडिचर्स। ये आइदर या तो एसेट को बढ़ाएंगे या लाइबिलिटी को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको अच्छे लगते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे नहीं लगते, लेकिन जितने ये ज़रूरी है उतने ही, जितने ये ज़रूरी उतने ही। कोई भी देश ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बिना चल सकता है ना। इसके अंदर मैंने तुम्हें 2 कैटेगरी पढ़ाई थी, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड की, डेवलपमेंटल और, मेरी तरफ देखो, इन सारे खर्चों को मिक्स कर दूं, रेवेन्यू कैपिटल सब। रेवेन्यू कैपिटल को अलग अलग करना आता है तुम्हें? क्या रेवेन्यू और क्या कर सकते हो? सैलरी रेवेन्यू है तो रोड, एयरपोर्ट बनाना कैपिटल है, डिफेंस पे खर्चा करना, गवर्नमेंट हाई कोर्ट के जज को सैलरी देना रेवेन्यू है, ठीक है, और पूरा हाई कोर्ट ही बना दिया वो कैपिटल है ना, क्योंकि एसेट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? एसेट बढ़ रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेवेन्यू कैपिटल पढ़ने के बाद फिर आप ये करोगे कि ये प्लान्ड है कि नॉन प्लान्ड है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच हैव बीन मेंशन इन द 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के 5-year प्लान में मेंशन है। ऑलमोस्ट सारे खर्चे प्लान्ड ही होते हैं, पहले से सरकार पहले से पता लगा लेती है कि इतना करना है। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो नॉन प्लान्ड होते हैं, जो पहले से पता नहीं होते। जैसे कल बताया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो उसमें जो खर्चा हुआ लोगों को बचाने का, लोगों को अनाज पहुंचाने का, लोग जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी चीज़ें, उनको वापस से रीशफल करने का पैसा तो सरकार ही देती है सारा। तो वो कौन से खर्चे होते हैं? नॉन प्लान्ड। कौन से होते हैं? नॉन प्लान्ड। तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। कोई डाउट है बेटा? फिर इसको भी साइड में रखो। प्लान्ड नॉन प्लान्ड के बाद बताओगे वो खर्चा डेवलपमेंटल है क्या? कल मैंने कहा था या तो सोशल डेवलपमेंट हो, या इंस्टीट्यूशनल हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या इकोनॉमिकल हो। ये सब तरीके से कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो वो डेवलपमेंटल, और जहाँ पे ऐसा कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है तो वो नॉन डेवलपमेंट। एग्जाम में आया था नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़रूरी नहीं होते, तो आप क्या लिखोगे? नहीं। आप इस स्टेटमेंट से एग्री? नॉन डेवलपमेंटल खर्चे भी उतने ही ज़रूरी है जितने की मैंने आपको कहा था। अगर आप सारा पैसा से इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, रोड बना दोगे, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, पार्क वगैरह बनाओगे, आप इंस्टीट्यूट बनाओगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ IIT, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट, CA इंस्टीट्यूट, ठीक है, CS का इंस्टीट्यूट है, इस तरीके के सारे इंस्टीट्यूट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंस्टीट्यूट है। किससे बनाए? सरकार ने बनाए हैं। अभी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, लोकसभा राज्यसभा की नई बिल्डिंग, बिल्कुल नई, ठीक है, 7 RCR में,
तो वो एक नई बिल्डिंग बनेगी, वो भी क्या है, इंस्टीट्यूट है। सरकार खर्च कर रही है, 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, छोटी मोटी बात है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल एसेट खड़ा होगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल खर्चे भी सरकार करती है, इकोनॉमिकल खर्चे भी करती है। भारत पेट्रोलियम इनमें भी खर्च किया तो ही आज इतनी बड़ी एसेट बनी, ठीक है। उस समय किया होगा लोगों ने तो आज इतनी बड़ी एसेट है, ठीक है। अभी तो बेच रहे हम, लेकिन जब खड़ा किया था इनको तो कितना पैसा उस समय लगा होगा। तो ये हमारी कौन सी एसेट थी, इकोनॉमिकल एसेट थी। ये सारी एसेट्स क्रिएट करने के खर्चे डेवलपमेंटल खर्चे। कौन से खर्चे बेटा? और जिससे ऐसी कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती, ना सोशल, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इकोनॉमिकल, ना इंस्टीट्यूशनल, कोई भी खर्चे नहीं होते। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का खर्चा कौन सा है? नॉन डेवलपमेंटल। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का खर्चा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी देना, पुलिस वालों को सैलरी देना, मिलिट्री वालों को सैलरी देना, ये सब कौन से खर्चे? नॉन डेवलपमेंटल। अब कोई बोले नॉन डेवलपमेंटल खर्चे जरूरी नहीं, कैसे जरूरी नहीं है? एक इकोनॉमी की स्मूथ वर्किंग के लिए, सुनना मेरी बात, एक इकोनॉमी की स्मूथ वर्किंग के लिए, एक देश अच्छे से चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोसाइटी में पीस रहे, उसके लिए नॉन डेवलपमेंटल खर्चे ज़्यादा जरूरी है डेवलपमेंटल से, ठीक है। हम रोड और ब्रिज अच्छे अच्छे बना लेंगे और आए दिन यहाँ दंगे फसाद होते हैं और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे रोड और ब्रिज हमारे क्या काम के? समझ रहे हो? कई बार नॉन डेवलपमेंटल खर्चे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। क्या है मेरा पर्सनल ओपिनियन? कि गुजरात में हमने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, 3500 करोड़ की बनी थी वो, 3500 करोड़, बहुत बड़ी इमारत है। अब वो 3500 करोड़ रुपए आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी में खर्च किए, ठीक है, वो खूबसूरती को बढ़ाएगा, लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन आपको पता है गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं, कुपोषण सबसे ज़्यादा है गुजरात में। इन पैसों का एक मेजर हिस्सा अगर हम मेल न्यूट्रिशन पे खर्च करते तो क्या वो उस समय हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं था? ठीक है, उस समय एक स्टैचू ऑफ यूनिटी तो नहीं दिखता इतना बड़ा, लेकिन वो बच्चों को सही विटामिन्स, कैल्शियम मिल जाता जिससे वो मेल न्यूट्रिशन से बाहर आते। और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर कभी किसी गवर्नमेंट ने फोकस ही नहीं किया, ठीक है। तो एक एक्टिविस्ट ने ये लिखा था कि बच्चों पे क्यों ध्यान देंगे, बच्चे वोट नहीं डालते ना, तो बच्चे इनका वोट बैंक नहीं है, ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा था उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कभी एड्रेस तक नहीं हुआ, मतलब इसके ऊपर काम करना तो बहुत दूर की बात है, ये इशू कभी एड्रेस भी नहीं हुआ, इसके ऊपर कभी कोई डिबेट भी नहीं हुई, ठीक है, जिसको करना चाहिए हमें एड्रेस। बहुत बड़ा इशू है, मेल न्यूट्रिशन से बच्चा मर रहा है और हमने 3500 करोड़ की इमारत खड़ी कर दी। तो कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंटल खर्चों से ज़्यादा क्या ज़रूरी होते हैं? नॉन डेवलपमेंटल। शायद हो सकता है उस समय वो स्टैचू बनाना इतनी ज़रूरी नहीं था, वो स्टैचू बना के हमारा नाम तो आ गया कि हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे कर दिया। अब तुम लोग कोई भी किताब खोलोगे, इंग्लैंड में भी कोई पढ़ रहा होगा तो वो पढ़ेगा सबसे बड़ी इमारत स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है? इंडिया में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फ्रांस में भी कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? सबसे बड़ी इमारत स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ है? इंडिया में। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, लेकिन अंदर से तो हम ही जानते हैं कि वो पैसा हमारे लिए कहाँ ज़्यादा मायने रखता था। और एक और कमाल की बात बताऊं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने अपने गवर्नमेंट के फंड से बनाया ही नहीं था, किसी दूसरे ने, राजा महाराजा ने, किसी ने गिफ्ट करी थी वो इमारत। वहाँ की गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ कभी नहीं हो सकती कि वो अपने सरकारी खजाने में से ये सब करे। कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो कोई बात नहीं, करे ना, उसका खूब पैसा है। अभी अंबानी अडानी टैक्स देने के बाद भी 10,000 करोड़ रुपए के मालिक है, 50,000 करोड़ के मालिक है, उसमें 3500 करोड़ दे भी दिया, क्या फ़र्क पड़ा? दो वो करते तो बहुत अच्छा बात ही है, इंडिया की खूबसूरती भी बढ़ी, सब हो गया। सरकार के पास तो मैंने तुम्हें बजट का सेकेंड ऑब्जेक्टिव ही क्या पढ़ाया? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। पैसे की तो वैसे ही किल्लत है भाई, यहाँ पे इतना पैसा थोड़ी आता है हमारे पास, जो आता है उसे हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुका और पूरा रिकॉल हो गया, आज आगे नया पढ़ेंगे। मेरा तो नहीं हो रहा ना? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बजट कितने तरह के होते हैं? सभी तो पढ़ाया आपने। बजट के अंदर के वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स डिस्कस करें, बजट नहीं डिस्कस किया।
लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। क्या है? 3 प्रकार के बजट होते हैं, नाम से ही मतलब समझ आ रहा होगा। डेफिसिट बजट, ये वो बजट है जिसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट, ये कौन सा बजट होता है? डेफिसिट। फिर होता है बैलेंस बजट, जिसके एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों बराबर होते हैं। फिर होता है सरप्लस बजट, जिसकी रिसिप्ट ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर, नाम में इनके मतलब छुपे हुए हैं। डेफिसिट क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। सरप्लस क्यों है? क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा है, रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर। और बैलेंस क्यों है? क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है मोहित, ये सरप्लस बजट कब लाया जाता है? एक बार, अबे रिसिप्ट ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, उसे सरप्लस बजट कहते हैं। सरकार को सरप्लस बजट लाना है तो कब लाएगी सरकार? अच्छा मेरे साथ बोलो, रिवीजन किसका है? मेरा। किसका? मेरा। अभी बताया, मैं जूता फेंक के मारूंगा मैं। बता, तेज बोल, तेज बोल। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन के समय कौन सा बजट लाया जाता है? और ये बताया इन्फ्लेशन के समय में सरप्लस बजट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में एक इफेक्टिव टूल साबित होता है। उसी तरीके से ये वाला कब लाते हैं बेटा चिन्नू? डेफिसिट बजट। तेज बोल। कब? डिप्रेशन आता है तब। और ये वाला कब लाते हैं बेटा चेरू? ये नहीं बताया सर आपने, दिस इज चीटिंग सर। ठीक है, ये नहीं बताया मैंने, ये कभी आता ही नहीं है, कहाँ से बताऊं? अबे हमारे घर का बजट कभी बैलेंस नहीं हो सकता, देश का बजट कहाँ से बैलेंस होगा? किसी घर का बजट बैलेंस होते हुए सुना है? बराबर रिसिप्ट जितनी हो, एक्सपेंडिचर भी। वाह, एक घर का भी बैलेंस नहीं हो सकता। एक घर का, पूरे देश का बजट बराबर जितनी रिसिप्ट आई, खर्चे भी बिल्कुल उतने ही हो। ये हो भी नहीं सकता, कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, हमारे देश में ये भी कमी हो सकता है तो ये भी कोर्स में नहीं है। कहाँ होगा ये? रिसिप्ट ज्यादा और एक्सपेंडिचर, अमीर देश लाते हैं ये तो। कौन लाते हैं? अमीर देश ये बोल सकते हैं कि हम लोगों से रिसिप्ट ज्यादा लेते हैं और उन पे एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो अपने आप में पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं तो उनके पास सरप्लस पड़ा रहता है। और अमीर देश भी नहीं है, ऐसा बोलूँगा छोटे देश। बड़े बड़े देशों के लिए सरप्लस बजट लाना बहुत मुश्किल बात है। चाइना वाइना भी नहीं लाता होगा, भले वो हमसे थोड़ा आगे हैं या बहुत आगे हैं, लेकिन फिर वो भी नहीं लाता होगा। ठीक है, अमेरिका नहीं लाता होगा। ठीक है, सरप्लस बजट तो वही देश ला सकता है जिसके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत हाई हो। अभी जैसे मैंने तुम्हें एक देश के बारे में, कतर के बारे में बताया था। मैंने सुना था कि कतर का पर कैपिटा इनकम 10 लाख रुपए है। मतलब कतर में जो एक बंदा है वो ऑन एन एवरेज ईयरली 10 लाख रुपीस कमाता है, हर बंदा। ये पर कैपिटा है, पर कैपिटा मतलब एवरेज। इतना तो हर कोई कमाता है। कितना? 10 लाख रुपए ईयरली। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो 10 लाख रुपए कमाता है ना, वो मिडिल क्लास की कैटेगरी से ऊपर आ जाता है। एग्री? जो 10 लाख रुपए कमा रहा है मतलब वो मिडिल क्लास नहीं है, वो उसका क्लास बहुत ऊपर आ गया। अब अगर वो ईयरली 10 लाख कमा रहा है तो वहाँ एवरेज है, हर कोई कमा रहा है 10 लाख रुपए। तो ऐसी इकोनॉमी में अगर बजट लाया जाता होगा तो शायद सरप्लस होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों पे टैक्स अच्छा खासा होगा, सरकार रिसिप्ट ज़्यादा लेती होगी और एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार को पब्लिक पे तो एक्सपेंडिचर करने ही नहीं पड़ रहे होंगे। सिर्फ रोड वोड ब्रिज व्रिज बनाओ, वहाँ पे थोड़ी सब्सिडी देते होंगे, वहाँ पे थोड़ी BPL कार्ड पे राशन देते होंगे, वहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल का आधा करते होंगे। एग्री? ऐसा करते होंगे वहाँ पे। जिस देश में लोग 10 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं, वहाँ पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करना ही नहीं पड़ रहा होगा। उनका मेजर एक्सपेंडिचर किस पे होगा? रोड ब्रिज कैनाल वेनाल बनाना, खत्म। और टैक्स अच्छा खासा होगा तो वहाँ रिसिप्ट ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर तो वहाँ अगर गवर्नमेंट होगी तो सरप्लस बजट लाती होगी। अगर वहाँ बजट लाने का प्रावधान होगा तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है। ठीक है, कल फैक्ट चेक करके लाओ, आपने गलत बढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे आता है कि नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली वो देश सरप्लस बजट लाते होंगे जहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता होगा। ठीक है, हमारा देश तो कभी भी सरप्लस बजट नहीं लाया और ना शायद भविष्य में कभी हम लाएंगे। अभी 10-20 साल तो हम तो हमेशा कौन सा लाते हैं? जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसिप्ट कम। तो कोर्स में भी यही वाला है। शुरू करें। भारत सरकार ने डेफिसिट बजट लाने की प्रथा 1990 के आसपास बंद कर दी। अब हम, पूरी दुनिया डेफिसिट बजट लाती होगी, हम नहीं लाते। हम डेफिसिट बजट को 3 टुकड़ों में लाते हैं।
हम डेफिसिट को ही 3 टुकड़ों में लाते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तो मैं आपको डेफिसिट बजट भी 3 टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। यार देख लेना एक बार, मैंने बुक में लिखा है कब से हमने डेफिसिट बजट की प्रथा बंद कर दी। कब से? 97 से। एक बार रीड कर लेते हैं। हाँ, एक बार रीड कर लेते हैं। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, ये सब पढ़ा चुका मैं। बैलेंस बजट से शुरू करना है आज। बैलेंस बजट, इफ द बजट गवर्नमेंट रिसिप्ट आर जस्ट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बैलेंस बजट। कोर्स में नहीं है ये। एंड इफ गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। अगर रिसिप्ट ज्यादा होती है, क्या ज्यादा होती है, तो वो कौन सा बजट होता है? सरप्लस बजट। इंप्लीकेशन देखो सरप्लस बजट की। द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट इज अडॉप्टेड एंड वर्क इफेक्टिवली ड्यूरिंग अ हाई पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। बता दिया था मैंने तुम्हें। ये कब लाया जाता है मोहित? कब लाया जाता है? इन्फ्लेशन के समय, जब इन्फ्लेशन एकदम, उसमें क्या होता है? हायर टैक्सेशन रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स लगाने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है और उससे एग्रीगेट डिमांड भी कम, आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम। और एक्सपेंडिचर साइड में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है और आपकी इनकम कम होती है तो आप भी एक्सपेंडिचर कम कर देते हो। तो दोनों साइड से डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है और डिमांड भी धीरे धीरे, और आपको पता है डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाता है और प्राइस कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में। आगे लिखा हुआ है द टू साइड अटैक ऑन डिमांड हेल्प इन रिड्यूसिंग डिमांड प्रेशर एंड देयर बाय इन्फ्लेशन। और इससे इन्फ्लेशन क्या आ जाता है? कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इतना हाई इन्फ्लेशन तो कभी हमने देखा नहीं है, और हमारे यहाँ तो हाई इन्फ्लेशन भी आ जाएगा ना तो भी हम ये वाला बजट हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम कैसे बोलेंगे लोगों से कि हम आपसे टैक्सेस ज़्यादा लेंगे और आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे और अपनी रिसिप्ट्स को बचा के रखेंगे? किसके लिए? हमारे पास तो खर्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं। और सरकार अगर ये बोले, कोई सरकार के सामने ये एक रूल रखे ना कि यार ये वाली इनकम पे टैक्स लगा दे, तो हाँ हाँ ये भी लगा दो। ये एक और नई चीज़ आई है, इस पर लगाए टैक्स अपन, हाँ हाँ ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। ठीक है, अभी हम ऐसे हैं, अभी हम लोगों को जहाँ जो कुछ मिलता है ना वो सब पे हम टैक्स। इस बार के बजट में याद है क्या हुआ? 2022 वाले बजट में वो निर्मला सीतारमण जी ने कहा इस बार के बजट में कि हम क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगाएंगे 30% फिक्स। और अभी भारत में खुद की कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बोला वो आने का है, हाँ वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना उन पे तो हम लगाएंगे अभी 30%। मतलब लोगों ने धीरे धीरे, कुछ भी नया शुरू करते हैं ना लोग तो सरकार आती है उस पर टैक्स। ठीक है, अभी किसी ने कहा वो भाई वो ड्रीम 11 वगैरह इस पर टीम वीम बना रहे लोग बाग, ये बढ़िया चल रहा है अभी, हाँ तो इस पर लगा दो 30%। हमारी एस 30 लगता है सीधा 30, और कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इनकम टैक्स में पढ़ोगे आगे आप। और गैमलिंग वगैरह पे तो इतने सख्त कानून है हमारे कि अगर मान लो मैं गैमलिंग में लाख करोड़ रुपए हार गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, जीत गया तो पूरा टैक्सेबल है और पूरा 30%। और ऐसे तो तुम लोग टैक्स तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा क्या गजब के प्रावधान है हमारे। अगर कोई इज्जत से देना चाहे ना तो नंगा हो जाए वो। अगर वो ईमानदारी से देना वो बराबर कि हाँ ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। ठीक है, उसका सीए ना हो उसके साथ, या फिर हो तो वो भी खुद बहुत ईमानदार हो और उसे बताए ये भी दे, ये भी दे, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। ठीक है, तो वो रेडी देखिए ना तुमने, उसमें बोला साल में 12 बार टैक्स दिलवाता हूँ इन सालों से। ठीक है, वैसी हालत हो जाए। तो भाई हम लोगों ने डेफिसिट बजट लाते हैं, हम वो भी हमने बंद कर दिया। डेफिसिट बजट के बारे में मैंने बोल रखा है, इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट बजट। ये क्या कहलाता है? डेफिसिट बजट भारत सरकार ने 97-98 में बंद कर दिया और उसकी जगह हम 3 डेफिसिट लेकर आते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल और तीसरा प्राइमरी। ये दोनों कल पढ़ेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट आज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। पहले तो ये अगर मैं गिर गया तो तेरे माथे, ठीक है, बराबर मुझे बता देना जैसे ही मैं डेडलाइन पे पहुंच जाऊं। क्या बोल रहा है बेटा? इससे आगे भी तो बढ़ो कभी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, पिकनिक चलोगे नहीं चलोगे तुम लोग? कब चलोगे? तो पहले ये पढ़ लो। रेवेन्यू डेफिसिट देखो क्या होता है, मेरी बात सुनो। जब मैं आप लोगों को ये वर्ड बोल रहा हूं डेफिसिट, ये वर्ड बोल रहा हूं,
तो इट इटसेल्फ मींस कि खर्चे ज्यादा होंगे और रिसिप्ट, ये तो समझ ही जाओगे तुम। तो मैं कोई सा भी डेफिसिट पढ़ाऊं, दिमाग में ये तो रखना ही सही कि खर्चे ज्यादा, कुछ भी पढ़ाऊं मैं। अब सुनो, पहला डेफिसिट पढ़ा रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट। इट मींस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वो बजट है जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करते हैं। यहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से। बुक में कुछ भी मत देखना, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपन। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, मतलब बता रहा हूं तुम्हें मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट कम। अब बार बार अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है ये नहीं बताना चाहता मैं, याद है तुम्हें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। अब काव्या, मैं कह रहा हूं कि इस तरह का बजट इंडिया के लिए बहुत हानिकारक है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर इंडियन इकोनॉमी। कमेंट कर कैसे ये डेंजरस नहीं है, रीजन। हाँ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो अच्छी बात है। तो सारे बजट अच्छे हैं, मतलब सारे डेफिसिट अच्छे हैं, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, सब बढ़िया बढ़िया, बहुत बनना। ये तो बिल्कुल वो आदमी है कि भाई सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है तो हमारे पे ही तो कर रही है, हमसे रिसिप्ट भी नहीं ले रही, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वेरी गुड आंसर बेटा। उर्वशी तू बता बेटा, बता बेटा मेरे लाल, जल्दी बता, पीली हो रही है आज तो। कोई हैंड रेस करेगा जो इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा। हैंड को थोड़ा लंबा रेस करना, मेरे को दिखते नहीं हो तुम लोग। 3 जने। क्वेश्चन ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं और मैं कह रहा हूँ ये देश के लिए हानिकारक है कि नहीं है, तो इसके ऊपर कमेंट करना है, एग्जाम में आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 बच्चे इसके ऊपर अपनी राय रखना चाहेंगे। आपसे शुरू करेंगे, बोलो मुर्तुजा, तेज बोल थोड़ा। ठीक है, और कोई? हाँ इसने, ये मास्क हटा के बोलना बेटा। कोई बात नहीं, लगती रहती है छोटी मोटी। हाँ बोल। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही थी। और कोई? हाँ चेरू, वो जो बोल रही थी वही सेम। और किसी कहता आगम मेरे लाल। इधर आ, मैं याद दिलाऊं। और कोई? अभिषेक, आपकी कोई स्पेशल कमेंट? हाँ रोहित, चुप रहो। हाँ बोल। वेरी गुड बेटा, ये पूरा आंसर आपने अपनी पूरी के पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही खत्म कर दी। और मैंने कहा था रेवेन्यू, बार बार बोलता हूं मैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी सबसे प्यारी रिसिप्ट है। इससे मेरे पास टैक्स से आ गया, नॉन टैक्स आ गया, टैक्स में मेरे पास डायरेक्ट टैक्स भी आ गया, इनकम टैक्स और जीएसटी भी आ गया, और मेरी पूरी के पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू खर्चे करने में ही खत्म हो गई। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जिससे ना तो एसेट बढ़ती ना लाइबिलिटी कम होती। जो उसने बोला अभी, एसेट बढ़ी भी नहीं, लाइबिलिटी कम भी नहीं हुई, ना रोड बनाए, ना ब्रिज बनाया, ना कैनाल बनाया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ना वर्ल्ड बैंक का लोन चुकाया। सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो छुआ भी नहीं है अभी तक, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही पूरा खत्म। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म कर दी। सबसे मेन रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स आ रहा है भाई, सोचो समझो, टैक्स आ रहा है, टैक्स और टैक्स भी दोनों, डायरेक्ट टैक्स और तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। आपने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी एग्जॉस्ट कर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म करने में। भारत कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं लाता, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। ठीक है, अच्छा है। बाहुबली पिक्चर, जिस दिन हमारे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, मर जाएंगे हम, सुन रहे हो मेरी बात को, मर जाएंगे हम।
रेवेन्यू डेफिसिट हम कभी नहीं झेल पाएंगे, अच्छा है हमारा आता भी नहीं है। हमेशा हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम थोड़ी बहुत रेवेन्यू रिसिप्ट बचा लेते हैं, उससे फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जाते हैं तो फिर हम डेफिसिट में चले जाते हैं। वो फिर हम आगे पढ़ेंगे, ये लाइन से है, ये लाइन से ही पढ़ाए जाते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब और इम्प्लीकेशन एक बार मेरे मुंह से सुनो, फिर रीड करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स द डेफिसिट, दोज डेफिसिट इन विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन, या ऐसा बोलूँ, अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे एग्जांपल लूँ, सरकार के पास टैक्स नॉन टैक्स सब मिलाकर रेवेन्यू रिसिप्ट आई 10 लाख करोड़, अरे बहुत आती है, पता नहीं मुझे, 10 लाख करोड़ आया हमारे पास, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आई? 10 लाख करोड़, और हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिए 11 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का हमारा डेफिसिट आ गया। कौन सा डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट की हमें भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये डेफिसिट फिर बोल रहा हूँ इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। सर फिर किस देश में आता है ये? मैं बताता हूँ तुम्हें, ये गरीब देशों में आता है, उन देशों में आता है जिनका टैक्स का कलेक्शन बहुत लो होता है। जैसे अभी इसने जिम्बाब्वे बोला, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, फिलीपींस, सोमालिया, हाँ अभी एट प्रेजेंट श्रीलंका को भी बोल सकते हो। वहाँ पे क्या आ रहा होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि इन देशों का रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत कम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा। तो इनके रेवेन्यू रिसिप्ट इतने कम होते हैं कि टैक्स से कोई पैसा ही नहीं आ पाता इनके पास, तो ये बेचारी सरकारें कौन सा डेफिसिट लाती है? रेवेन्यू में ही डेफिसिट चली जाती है। हम यहाँ आते हैं डेफिसिट में, फिस्कल में, और इससे ही फिर ये बना है। हमारा देश कभी रेवेन्यू डेफिसिट लेकर नहीं आता, हम हमेशा रेवेन्यू सरप्लस में होते हैं। किसमें? रेवेन्यू सरप्लस में। हम रेवेन्यू सरप्लस में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? दुनिया को टैक्स लगाना हम सिखाते हैं, हम बताते हैं टैक्स कहाँ कहाँ लग सकता है, ठीक है। आप बस एक ट्रांजैक्शन बताओ हमें, हम बताएंगे टैक्स कैसे लगता है उसके ऊपर। एक सर्वे में पाया गया था भारत में ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में इसलिए भी नहीं आता क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ टैक्सेस बहुत है, इतने टैक्सेस हम नहीं दे पाएंगे, और वो लोग कानूनी तरीके से चलना पसंद करते हैं। वो यहाँ आएंगे गैर कानूनी तरीके से, टैक्स तो बचाकर वो भी रह सकते हैं जैसे यहाँ पे लोग रहते हैं दूसरे, वो चाहते हैं भाई हम तरीके से सब देना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत ज़्यादा है ये, अति है अति। ये मैं तुम्हें जो भी शब्द बोल रहा हूँ ना, 12th के बाद तुम लोग सब देखोगे जैसे जैसे तुम टैक्स पढ़ोगे कि वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन चीज़ों में सबसे बड़ा रिफॉर्म आना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, हद है हद, अति है अति टैक्सेस की, इतना टैक्स हम लगाते हैं। तो हमारे देश में तो कभी रेवेन्यू डेफिसिट मरे नहीं आ सकता क्योंकि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, एक बार रीड करते हैं, ख़त्म करते हैं। ला दे तो बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है प्लान्ड हो कि नॉन प्लान्ड हो, और रेवेन्यू रिसिप्ट को मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है टैक्स हो कि नॉन टैक्स, यही होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती है। इम्प्लीकेशन सुनो इसके, जो मैंने अभी बताया ना वो इम्प्लीकेशन है। क्या इम्प्लीकेशन है? इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से पूरे नहीं कर पाई। गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बताती है। टिक करो ये लाइन को। क्या बताती है? गवर्नमेंट का बता रही है, ये बता रही है कि सरकार सेविंग नहीं करती है बिल्कुल। क्या करती है? वो रेवेन्यू रिसिप्ट को कहां खर्च कर देती है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ भी सेव, डिस सेविंग बताता है। ये क्या बताता है? आप अपने हिसाब से बताओ मुझे कि इंडिया में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, अच्छा है हमारे लिए? कितना बेकार है। और ये क्या बताता है कि हमारे लिए, मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। वो टैक्स का पैसा हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा ख़त्म कर दिया। तो ये बता रहा है हमारी सरकार ने डिस सेविंग करी, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बचा के
आगे पढ़ो। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग यूटिलाइजिंग द सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इट टेल्स अस द रेवेन्यू रिसीव फॉल शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस शॉर्टफॉल फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब सरकार को ये शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करना पड़ेगा? कैपिटल रिसिप्ट। This type of deficit is common on developing countries because they are unable to cover their expenditure out of their receipt because of their low tax collection. ये कहाँ पाया जाता है? डेवलपिंग नेशंस में, या ऐसा बोलूँ अंडर डेवलप, डेवलपिंग तो हम भी है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ये डेफिसिट नहीं आता क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन स्ट्रांग है और हम टैक्स से पैसा लेने के बाद उसे थोड़ा बचा लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पूरा खर्च, और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करते हैं। मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बोला था, एक बार और बोलूँगा कि अभी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो तो वैसे भी इसीलिए जानी जाती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे 2002 में, 2 से लेकर 7 में, तो उनके समय में भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत किया करते थे। और अभी 2014 से लेकर 2022 तक का मोदी जी का भी जो टेन्योर देखे तो इस समय में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो रहे हैं। तो ये वाली गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट का अपना व्यू पॉइंट होता है, कांग्रेस का भी एक व्यू पॉइंट होता था कि वो लोग फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते थे, ठीक है, और इनका एक व्यू पॉइंट होता है कि ठीक है सब चीज़ें रैशनलाइज करो, लेकिन रोड बनाने के ऊपर हमेशा से इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, गांव हो या शहर हो, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूस्ट करें। अभी इसी 2-3 सालों के अंदर हमने कुछ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए रोड बनाने की। इतना हाईवे इंडिया में बना है जो किसी देश में नहीं बना, इंडिया में भी नहीं और किसी और देश में भी इतना लंबा हाईवे इतना ज़्यादा नहीं बना है, ठीक है, इतना हाईवे हम लोगों ने अभी कुछ समय में बनाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट अभी जो है, गवर्नमेंट वो तो वैसे भी बहुत सारी रेवेन्यू रिसिप्ट बचा लेती है, उससे क्या करना होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वैसे भी हमारे देश में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं आता और अभी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हम अभी रेवेन्यू रिसिप्ट कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं करते, बचा लेते हम किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। धन्यवाद। आज मैंने आपको शुरू से एंड तक रिकॉल कराया है, तो आज का जो वीडियो है ना वो याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कभी आपको रिवीजन करना हो तो ये वीडियो देखना, आगे के कोई भी नहीं देखने पड़ेंगे, इसमें मैंने सब कुछ बताया शुरू से एंड तक। धन्यवाद।